बिहार में जातीय गणना और संसद में अविश्वास प्रस्ताव, क्या चुनाव से पहले ही घिर गई है मोदी सरकार? अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी गैर बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का उठा सकते हैं मुद्दा। बिहार में जातीय सर्वे है विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार। क्या सर्वे के आंकड़े के आने पर ओबीसी जातियों की जनसंख्या के आधार पर होगी आरक्षण की मांग? मोदी सरनेम पर मानहानि केस के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा बूस्टर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली को लेकर राज्यों तक में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। 2019 की गलतियों से सबक लेते हुए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ इस बार पूरी तरह से जी तोड़ मोर्चा बनाने की तैयारी की है। मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष पीएम मोदी के डबल इंजन की सरकार वाली बात को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ही बिहार में जातीय जनगणना पर लगी रोक के बाद अब महागठबंधन ने इसको 2024 के लोकसभा चुनाव में ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी ने ओबीसी जातियों का एक मजबूत समीकरण तैयार किया है, जिसमें गैर यादव जातियां प्रमुख तौर पर शामिल की गई हैं। इसके साथ ही हिंदुत्व का भी रथ खूब दौड़ाया गया, जिसके पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष की कोशिश है कि जातियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड को फेल कर दिया जाए। 2016 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह प्रयोग सफल रहा है, जब जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया था। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को बनाने का जिम्मा संभाला है और उनके समर्थक उनको पीएम पद के दावेदार के तौर पर भी उन्हें पेश कर रहे हैं। नीतीश के उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ने की अटकलें हैं। यूपी की यह सीट कुर्मी बहुल है और यूपी में ओबीसी वर्ग में यादवों के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जाति कुर्मी ही है, जिसके बड़े नेता बीजेपी के साथ हैं। जातियों के इन समीकरणों के बीच मणिपुर हिंसा को लेकर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी अहम है। संसद में इस पर चर्चा के दौरान दिए गए भाषणों की क्लिपें सोशल मीडिया पर प्रचार का नया हथियार बनने में देर न लगेंगी। यहाँ पर एक भी गलती किसी भी पार्टी को भारी पड़ने वाली है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राफेल सौदे पर भी ऐसी ही चर्चा हुई थी, जिसमें भाषण के दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी से गले मिले थे, लेकिन उसके बाद उनका आंखों से इशारा करना पूरी कांग्रेस को चुनाव में भारी पड़ गया था। मणिपुर में हुई हिंसा पर कांग्रेस और विपक्ष संसद में पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर चर्चा का प्रस्ताव दिया। इस पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पेश होने पर प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना ही पड़ता है। हालांकि सदन में सरकार को प्रचंड बहुमत है और इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब नजरें इस बात पर होंगी कि विपक्ष मोदी सरकार पर कितने तीखे वार कर पाता है और प्रधानमंत्री और उनके नेता किस तरह का जवाब देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से कुछ बातें एकदम साफ हो जाएंगी। अविश्वास प्रस्ताव न सिर्फ मोदी सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है। इस गठबंधन के बनने के बाद से ही इसमें शामिल दलों के नेताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी है। एनसीपी नेता शरद पवार को लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस के लाख मना करने के बाद भी शरद पवार तिलक सम्मान समारोह में पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने पहुंच गए। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच रस्साकशी जारी है। 6 अगस्त को ही खबर आई है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पंचायत में विपक्षी पार्टियों से जीते प्रत्याशियों को निशाना न बनाया जाए। इस हालात में अगर विपक्ष इंडिया की अगुवाई में सुरताल मिलाकर मोदी सरकार को घेरने में कामयाब हो जाता है, तो लोकसभा चुनाव से पहले वह पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाएगा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी गैर बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जरूर उठाएंगे। मानसून सत्र के पहले दिन मीडिया में पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा के बाद वायरल हुए कुछ महिलाओं की वीडियो पर कहा था कि मणिपुर हो या राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी इस बात पर भी निशाना साधेंगे कि कैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है।
विपक्षी गठबंधन के जवाब में बीजेपी ने एनडीए में भी कई दलों को जोड़ा है, जिसमें यूपी के ओपी राजभर और बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता शामिल हैं। हालांकि इसके अलावा कई पार्टियां भी एनडीए के पाले में खड़ी हो सकती हैं। ऐसे हालात अगर बनते हैं तो यह विपक्ष के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव जैसा हो सकता है। देहरी और अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने भी एक बड़ा दांव खेला है। इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर इसके जरिए विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में नाकाम हुआ तो इसके मोदी बनाम विपक्ष बनने में देर नहीं लगेगी। यह बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से कराए गए जातीय सर्वे पर रोक हटा दी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। दूसरी ओर बिहार सरकार का दावा है कि इसको लेकर 80% काम पूरा किया जा चुका है। जल्द ही आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो बिहार सरकार इसको लेकर जल्दी में क्यों है। दरअसल इस सर्वे के पीछे है तेजस्वी के नारे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का भी गणित लगाया जा रहा है। विपक्ष को लगता है कि सर्वे के आंकड़े आने के बाद ओबीसी जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग की जा सकेगी और इस सवाल पर बीजेपी को आसानी से घेरा जा सकेगा। अब तक के नियम के मुताबिक कोई भी सरकार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकती है, क्योंकि 1931 में जातीय जनगणना के बाद से कोई डाटा जातियों को लेकर साफ नहीं है। लेकिन बिहार सरकार को लगता है कि जातीय सर्वे के बाद ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जा सकेगा और इसका लाभ चुनाव में मिलेगा। 2011 में यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसके बाद साल 2017 में रोहिणी आयोग को ओबीसी को नए सिरे से वर्गीकरण की जिम्मेदारी दी गई। रोहिणी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखना यह होगा कि बिहार का जातीय सर्वे और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के बीच क्या मेल खाता है या फिर नई तरह की राजनीति की जमीन तैयार हो रही है।